वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर मिशन रीड के तहत बान ई क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर 2 वीडियो पहले और दूसरे चरण के आ चुके थे, उसके बाद में तीसरे चरण का एक वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। आज उसी क्रम में तीसरे चरण का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लास्ट जो घटना हमने देखी थी, वहाँ पर लाला लाजपत राय की हत्या और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। यहाँ तक मैंने आपसे बात कर ली थी। आज इसी क्रम में आगे देखेंगे हम, डेट टू डेट और ईयर टू ईयर सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। 28 अगस्त 1928 महत्वपूर्ण वर्ष या महत्वपूर्ण घटना जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। देखिएगा, यहाँ जो चीजें कंफ्यूज करती हैं उन चीजों पर पहले हम लोग ध्यान देंगे। नेहरू रिपोर्ट का तात्पर्य यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से कदापि नहीं है, यहाँ संबंध है मोतीलाल नेहरू से। देखिएगा, क्योंकि काफी सारे कांग्रेस अधिवेशनों के अंदर ये बहस चल रही है कि साहब भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए या स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इन दोनों मुद्दों के बीच में ही कांग्रेस कई बार फंसती है और कई बार इनके बीच में उठापटक का दौर चलता है। इसी क्रम के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा ये एक चैलेंज सौंपा जाता है कि भारत की एक कमेटी तय हो और उसके द्वारा एक इस प्रकार का संवैधानिक ढांचा बना करके प्रस्तुत किया जाए, जिसे आधार बनाकर हम संविधान सभा या संविधान से जुड़ी हुई अन्य बातों पर विचार कर सके। तो इसे कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियों की एक बैठक में स्वीकार कर लिया जाता है और 28 अगस्त 1928 के दिन मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान का एक कह दीजिए कि प्रारूप, प्रारंभिक कह सकते हैं, संविधान की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इस उद्देश्य एक प्रस्ताव है, एक रिपोर्ट है जो मोतीलाल नेहरू द्वारा सबमिट करवाई जाती है वहां सभा के अंदर। चलिएगा, उसके बाद में बात करेंगे 1929 वर्ष 1929 क्यों महत्वपूर्ण है, तो लाहौर अधिवेशन के लिए। देखिएगा, इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं वो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो यहां पर नेहरू सेकंड यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 के दिन। और यहां पर क्या संकल्प लिया जाता है, स्वराज्य का संकल्प। लेकिन स्वराज्य कैसा, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया जाता है। और पूर्ण स्वराज के संकल्प के क्रम में डेट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पूर्ण स्वराज के इस अवधारणा को, इस मांग को, इस संकल्प को स्थापित किया जाता है। और आगामी 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1930, देखिएगा 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहरा करके आगामी 30 जनवरी यानी कि 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। और यही वो कारण है जिसके क्रम में हम देखते हैं इसके कि भाई हम अपना गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाने के पीछे रीजन रहता है, देखिएगा 26 जनवरी को मनाने के पीछे रीजन क्या रहता है। 26 जनवरी के पीछे रीजन ये है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949, लेकिन उसे उस पर्टिकुलर डेट के दिन ही हमने क्यों चुना गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि यहाँ रूपरेखा यहाँ तैयार होती है 1929। वर्ष 1929 में निर्णय लिया गया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 के दिन मनाएंगे। और इस तिथि के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया जाता है। चलिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी का तट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार यहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। अब बात करूंगा मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए दूसरे देशव्यापी आंदोलन, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिएगा इसके शब्द को अगर हम समझें कि अंग्रेजी सरकार द्वारा
एक तरह से उनकी आज्ञा के उल्लंघन की बात भी कह दी और सविनय यानी कि हम उनकी आज्ञा का विनय पूर्वक तरीके से अवहेलना करेंगे। और यहाँ पर सारे बेसिक जो मुद्दे हैं, सारे बेसिक जो क्रियाकलाप रहते हैं इस आंदोलन के दौरान वही है जो असहयोग आंदोलन में रहे, जैसे कि स्कूलों का बहिष्कार, न्याय व्यवस्था का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों और मादक पदार्थों की दुकानों की पिकेटिंग करना, ये सारी चीजें इस आंदोलन के अंतर्गत शामिल रहती है। लेकिन इसकी रूपरेखा कहां तैयार होती है? गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने पत्र के माध्यम से रखी जाती है। 11 सूत्री मांगे जिसमें महत्वपूर्ण मांग क्या है? नमक कर या नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार उसे हटाया जाए, क्योंकि नमक एक बेसिक चीज है जिस पर कर लगाया जाना एक प्रकार से बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति के भोजन की मूल आवश्यकता नमक होती है और उस पर भी सरकार ने एक प्रकार से अपना अधिकार और कर लगा दिया था। तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि नमक कर से जुड़े हुए कुल नमक कर को मिलाते हुए 11 मांगे रखी जाती है इरविन के समक्ष। देखिएगा, इसी क्रम में महात्मा गांधी द्वारा एक निश्चित समयावधि डेडलाइन के रूप में डिसाइड की जाती है लॉर्ड इरविन के समक्ष कि आप दिनांक 11 मार्च 1930 तक मेरी इन मांगों पर विचार कीजिएगा और उन मांगों को पूरा कीजिएगा, अन्यथा मैं एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। तो लॉर्ड इरविन इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो जैसे ही डेडलाइन समाप्त यानी 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां शुरू नहीं होता है, यहां शुरू होती है दांडी मार्च। दांडी मार्च जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से होती है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, बिल्कुल। और यात्रा शुरू होती है कहां के लिए? दांडी के लिए, जिसकी दूरी लगभग 240 मील है। 240 मील है। तो यहां पर 78 अपने विश्वस्त अनुयायियों को साथ लेकर गांधी जी यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा पूरी होने में 24 दिन का समय लगता है। गांधी जी जहां भी रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं, एक जन सैलाब लोगों की एक भीड़, एक पूरा बड़ा सा रेला का रेला उमड़ता है और गांधी जी को लोग सुनते हैं और गांधी जी के कहे हुए या गांधी जी द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। चलिएगा, यहीं पर इसी क्रम के अंदर देखेंगे हम साबरमती से दांडी 24 दिन। मूल रूप से क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल रहती हैं तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, विदेशी यानी नौकरियां, न्याय व्यवस्था, उपाधियों का बहिष्कार। चलिएगा, गांधी जी द्वारा ये यात्रा 24 दिन में पूरी करके 6 अप्रैल 1930 के दिन दांडी तट पर पहुंचते हैं और गांधी जी स्वयं वहां समुद्र तट पर बिखरे हुए नमक को उठाकर नमक कानून तोड़ते हैं और साथ ही अपने नए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि है 6 अप्रैल 1930, जबकि दांडी मार्च प्रारंभ होने की तिथि है 12 मार्च 1930। चलिएगा, इसी क्रम में काफी सारी महिलाएं, बहुत से लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहां पर एक नागा जाति की महिला, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, नागा जाति की बालिका है साहब, मात्र 13 वर्ष इनकी आयु है और जिसका नाम है गौडी नेल्यू। गौडी नेल्यू, जिनको इस आंदोलन के दौरान नेहरू जी द्वारा रानी की उपाधि प्रदान की जाती है। रानी की उपाधि किसे? गौडी नेल्यू, जो नागा जाति की एक बालिका है। और यही इसी क्रम के अंदर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम के जो सीमा प्रांत हैं वहां के कबायली लोग जो है, कबायली, उन कबायली लोगों के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी जाती है, मलंग बाबा। देखिएगा, मैं पहले के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि महात्मा गांधी किन नीतियों को लेकर चल रहे हैं वो एक अलग विषय रहता है, लेकिन संपूर्ण भारत में जहां गांधी जी नहीं पहुंच पाते हैं, लोग इन आंदोलनों का अर्थ अपने शब्दों में लगाते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं भी शामिल होती हैं जो गांधी जी के आदर्शों और उसूलों के खिलाफ होती है। चलिएगा, यहां फिर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है? तो सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए
गांधी जी पर एक प्रकार से दबाव बनाना चाहती है और उस क्रम में वो गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य बड़े वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता है उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और लगातार गांधी जी पर दबाव बनता है कि इस आंदोलन को तत्काल समाप्त किया जाए। और उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना जो कल के वीडियो में हमने देखी थी, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है उनके संदर्भ में, तो यहां गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ में दबाव में आकर के एक समझौता कर लिया जिसकी डेट है 5 मार्च 1931। महत्वपूर्ण घटना, कई एग्जामों में पूछा गया सवाल, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इस समझौते के अंतर्गत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे समाप्त किया, आंदोलन समाप्त। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी जो लंदन में आयोजित होना है। तीसरा, कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेसी, उनको रिहा कर दिया जाता है। तटीय जो भाग है भारत के, वहां पर नमक बनाने को कर से मुक्त कर दिया जाता है। ये कुछ प्रमुख शर्तें रहती हैं इस गांधी इरविन समझौते की। लेकिन इस समझौते के तहत भगत सिंह और उनके सारे साथियों के संबंध में जो सजा या उनको फांसी का जो डिसीजन दिया जाता है, उस संदर्भ में गांधी जी मौन है और इसी घटना के कारण काफी आलोचना होती है महात्मा गांधी की, विशेषकर युवा वर्ग द्वारा। अब बात करूंगा मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो ये होता है सर बकिंगम पैलेस लंदन के अंदर। आयोजन की तिथि क्या रहती है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखने योग्य, वो देखिएगा कि गांधी जी लंदन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन भारत के वे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं पहुंचे, तो किस हैसियत से पहुंचे हैं, भारत के दलित नेता या दलित लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, PM कौन है, तो वो नाम है साहब रैम्जे मैकडोनाल्ड। क्या नाम निकल करके आता है, रैम्जे मैकडोनाल्ड। तो यहीं पर एक व्यक्ति और है जो विस्टन चर्चिल के नाम से जाने जाते हैं। चर्चिल, वे गांधी जी को क्या कहते हैं, अधनंगा फकीर। यानी उनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए लंदन का दुर्भाग्य, बकिंगम पैलेस की सीढ़ियां जिन पर चढ़ना बड़े से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के बूते के बाहर है, आज भारत से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसने पर्याप्त वस्त्र तक नहीं पहने, वो इसकी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। ये हमारे लिए आज बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यहीं पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में विवाद हो जाता है, किस बात को लेकर, निर्वाचन और पृथक निर्वाचन की मांग होती है अंबेडकर के द्वारा, जिसमें वे दलित लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। एक प्रकार से आंदोलन असफल रहता है और गांधी जी पुनः भारत लौटते हैं 28 दिसंबर 1931 के दिन। और यहां गांधी जी खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ता है, असफल रहता है। रैम्जे मैकडोनाल्ड, तीनों में मैंने बता ही दिया। फिर इसी क्रम में भारत पहुंचने के बाद में जब गांधी जी ये सुनते हैं कि अंबेडकर की जो मांग है पृथक निर्वाचन की, कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार उसके लिए सहमति बना रही है, तो गांधी जी फिर जो है भूख हड़ताल करते हैं और बाद में आगे चल करके एक प्रसिद्ध समझौता जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 26 सितंबर 1932 पूना समझौता गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य, जिसमें दोनों एकमत होते हैं और कुछ निर्वाचन क्षेत्र या सीटों की संख्या को बढ़ा करके दोनों के बीच में एक सहमति बन जाती है। तो इस प्रकार से पूना समझौता इंपॉर्टेंट है। 26 सितंबर 1932 किसके मध्य, गांधी और अम्बेडकर के मध्य। उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, उसके बाद में इरविन और गांधी का समझौता, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह
ये भी एक तरीका रहा गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध 1940 पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे रहते हैं साहब आपके ब्रह्मदत्त। ये 3 व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्तियों के क्रम है। और यहां पर नारा क्या दिया जाता है? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। और इसी क्रम की एक घटना जिसकी चर्चा मैंने कल कर दी थी, डेट देख लीजिए आप, 13 मार्च 1940। संबंध क्या है? जनरल डायर जिसकी हत्या की गई किसके द्वारा? उधम सिंह द्वारा। कहां पर? लंदन जाकर के उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। चलिएगा साहब, बात करूंगा मैं अगले पॉइंट पे जिसे हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के रूप में। भारत को स्वराज के क्षेत्र में, डोमिनियन स्टेट के क्षेत्र में कई तरह, मैंने बताया आपको, बहुत लंबे समय तक उठापटक चलती रही है। इसी क्रम में अगस्त प्रस्ताव 1940, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव से संबंध किसका है? तो लॉर्ड लिनलिथगो से है। अब चलिएगा मुस्लिम लीग खेमे में क्या चल रहा है उसको भी जान लेते हैं हम। 24 मार्च 1940 लीग की बैठक, यानी मुस्लिम लीग की वार्षिक जो बैठक है, अधिवेशन है, उसका आयोजन किया जाता है। और उस आयोजन स्थल का नाम है लाहौर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और यहीं पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग भी प्रकाश में आती है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम देने वाला व्यक्ति चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान निर्माण को समर्थन देने वाला प्रबल समर्थक कौन है? मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के संदर्भ में। चलिएगा, फिर बात करेंगे हम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाले अंतिम आंदोलन की, राष्ट्रव्यापी अंतिम आंदोलन, जिसका नेतृत्व भी स्वाभाविक तौर पर महात्मा गांधी के द्वारा। चलिएगा, 24 जुलाई 1942, स्थान है वर्धा। और कांग्रेस के इस वर्धा अधिवेशन कह दीजिए, वार्षिक बैठक कह दीजिए, इसके अंदर निर्णय क्या लिया जाता है? एक प्रस्ताव पास किया जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बिल्कुल आक्रामक मोड है। महात्मा गांधी ने भी क्या नारा दिया है? करो या मरो, मतलब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेंगे। चलिएगा साहब, यही इसी क्रम के अंदर एक नाम और ध्यान रखिएगा, ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान। 7 अगस्त 1942 की डेट, 7 अगस्त 1942। इस ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन को हरी झंडी मिल जाती है साहब, स्वीकृति मिल जाती है भारत छोड़ो आंदोलन को। अब इसकी डेट जो डिसाइड की गई है 9 अगस्त 1942, तो सरकार भी डिफेंसिव मोड में तैयार है। और इसी दिन प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो चलाया जाता है, ऑपरेशन जीरो। और इस ऑपरेशन जीरो के तहत महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी
सहित सभी नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बिल्कुल सख्त रवैया अपनाया जाता है इस आंदोलन के प्रति, और गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार और सभी को अलग अलग स्थानों पर नजरबंद करके रखा जाता है। गांधी जी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया जाता है, और कांग्रेस के प्रति बिल्कुल सख्त नीति अपनाती है ब्रिटिश सरकार, और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर देती है। इसी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया? गैर कानूनी संस्था। सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा दबाव बनाने का प्रयास। और देखिएगा फिर गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्योंकि वे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और पूरे देश का प्रेशर पड़ता है ब्रिटिश सरकार पर, और दबाव में आकर गांधी जी की तबीयत बिगड़ने के क्रम में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी रिहा कर दिए जाते हैं। एक नाम प्रमुख रूप से मैंने बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खुफिया रूप से रेडियो संचालन करने वाली महिला उषा मेहता। चलिएगा, गांधी जी को रिहा कर दिया गया है, और इसी क्रम के अंदर एक और व्यक्ति का नाम मुख्य रूप से भारत के इस आंदोलन के समय में प्रकाश में आता है, और वो है सुभाष चंद्र बोस। देखिएगा, आजाद हिंद फौज टॉपिक से देखते हैं। आजाद हिंद फौज ये किसके दिमाग की उपज है? तो ये है साहब मोहन सिंह के दिमाग की उपज, मोहन सिंह। और मोहन सिंह कौन है, पहले इस चीज को देखेंगे। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना की टुकड़ी के कमांडर या इंचार्ज हैं, जो जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए जाती है, और वहीं जापान के विरुद्ध वो आत्मसमर्पण कर देती है। अब निर्णय क्या लिया जाता है कि इसी सेना को पुनः जापान के साथ मिला करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उसका यूज किया जाए। और ये जो उपज है आजाद हिंद फौज की, वो मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। अब टुकड़ी तो तैयार हो गई, ये पहले ब्रिटिश की ओर से लड़ रहे थे जापानियों के विरुद्ध, अब जापानियों के साथ मिलकर लड़ना है, फिर कमान इनके हाथ में संभव नहीं है। तो वहां क्या होता है, एक अन्य व्यक्ति और प्रकाश में आता है जिसका नाम है रास बिहारी बोस, और इनके द्वारा एक लीग की स्थापना की जाती है, और उस लीग को कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, IIL, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कर दी जाती है। और देखिएगा, अब वह व्यक्ति जिसको मैं यहां पर प्रमुखता से बताना चाह रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूस में होते हैं, और तभी क्या होता है साहब, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। तो ये रूस से चले जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी में इनकी मुलाकात होती है हिटलर से, और हिटलर द्वारा ही इन्हें नेताजी नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, नेताजी नाम सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रदान किया या किसने कहा? तो हिटलर द्वारा इन्हें नेताजी कहा गया। चलिएगा साहब, नेताजी जर्मनी चले जाते हैं रूस से, और वहीं पर एक संस्था, एक सेंटर की स्थापना करते हैं जर्मनी में, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। और इसी क्रम में ये पहली बार जय हिंद का नारा देते हैं, जय हिंद का नारा, जो आज बच्चे की जुबान पे है। इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब देखिएगा क्या स्थिति बनती है। 7 जुलाई 1943, 7 जुलाई 1943, और यही वो तिथि है, क्योंकि अब देखिए मोहन सिंह वो व्यक्ति नहीं रहे जिन्हें
आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी जा सके तो रास बिहारी बोस इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज दोनों की कमान किसे सौंप देते हैं? वो फौज और लीग की, लीग प्लस फौज दोनों की कमान सौंप दी जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कब? 7 जुलाई 1943 के दिन। चलिएगा, इसके बाद में आगे मैं और एक चीज जो शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महिलाओं को आजाद हिंद फौज में जो एक रेजिमेंट बनाई जाती है उसका नाम रखा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की। और अगर हम फौज की बात करें तो 3 प्रमुख रेजिमेंटें कौन कौन सी हैं? तो सुभाष रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और गांधी रेजिमेंट। चलिएगा, एक प्रमुख नारा आप लोग सभी जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। देखिए, अब देखिएगा नेताजी के प्रभाव में जापान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप पर जिस पर कब्जा किसका है? जापान का, वो नेताजी को सौंप दिए जाते हैं। तो नेताजी द्वारा उनका नाम परिवर्तन किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप, तो उनका नाम परिवर्तन करके रख दिया जाता है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप, और दूसरे का नाम रखा जाता है स्वराज द्वीप। तो देखिएगा, सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी एक महिला रेजिमेंट का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम आजाद हिंद जो फौज है उसका एक रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो चैनल होता है, उसके माध्यम से जब वो संबोधित कर रहे हैं उसी समय वो पहली बार महात्मा गांधी के लिए एक शब्द प्रयुक्त करते हैं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। देखिएगा, महात्मा उन्हें किसने कहा है? बारदोली में रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी ने राष्ट्रपिता की उपाधि या संज्ञा दी है किसे? महात्मा गांधी को। अब देखिएगा, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मृत्यु का समय है साहब 18 अगस्त 1945। स्थान क्या है? स्थान है ताइपू। ताइपू हवाई अड्डे पर हवाई जहाज क्रैश होने से उनकी मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? सुभाष चंद्र बोस की। तो देखिएगा आगे इसी क्रम में, क्योंकि देखिएगा काफी सारे पॉइंट यहां पर हम ऐसे देख रहे हैं जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से भी है, तो उनके सिर्फ मैं नाम और समय लिख करके बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में काफी अच्छे से इन चीजों को क्लियर कर लिया है। देखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 क्या है इसमें? क्रिप्स मिशन 1942 में क्या है? क्रिप्स मिशन 1942 में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने इसे बैकडेटेड चेक की संज्ञा दी है, तो नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक की संज्ञा दी है। तो देखिएगा, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में ये सारी बातें पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में मैं कर चुका हूं। क्रिप्स मिशन का क्या है? भारतीय लोगों द्वारा विरोध, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध पीरियड से संदर्भ है इसका, तो भारतीय लोगों का विश्वास ब्रिटिश सरकार पर रहा नहीं, तो असफल रहता है क्रिप्स मिशन। उसके बाद में बेवेल योजना देखा था हमने। चलिएगा, अब महत्वपूर्ण रहता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 भारत आगमन। 3 सदस्य रहते हैं, नाम बता ही चुका था मैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पर भारतीय संविधान और संविधान सभा निर्माण के संदर्भ में बातें की जाती है, भारतीय लोगों में आम सहमति बनती है। इसी योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। सदस्यों की संख्या, कौन से सदस्य कहाँ से आएंगे, सारी कुछ चीजें क्लियर की है मैंने पॉलिटिकल साइंस के वीडियो के अंदर संविधान निर्माण में। चलिएगा, इसी क्रम में एटली की घोषणा। एटली जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं, एटली की घोषणा क्या होती है 1947 में कि ये नए वायसराय के रूप में किसे सौंपते हैं कमान? लॉर्ड माउंटबेटन को।
वेलिंगटन की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय घोषित किया जाता है। और उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन 1947 की जो योजना है माउंटबेटन योजना 1947, इसमें दो निर्णय, भारत को स्वतंत्र करना और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, भारत विभाजन देखिएगा। भारत विभाजन का जो निर्णय है 3 जून 1947 की तिथि, बंटवारे की योजना, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसकी तिथि रहती है 18 जुलाई 1947, यानी कि 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता तय कर दी जाती है। देखिएगा, उसे भी लिख लेते हैं एक बार। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डेट क्या रहेगी 18 जुलाई 1947, जिसमें 15 अगस्त तिथि तय की जाती है भारत की आज़ादी की। तो देखिएगा, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी पॉलिटिकल साइंस वाले वीडियो में, जिसके अंदर कैबिनेट मिशन को हमने काफ़ी अच्छे से देखा है, एटली घोषणा और माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिएगा, यहाँ सारे उन फैक्ट्स को जोड़ करके लाने का प्रयास किया है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मूल रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देन प्रश्न कई बार उठा करके पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े लोगों के बारे में, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न लास्ट एग्जाम में आ चुका है कि भाई किसने स्थापना की आजाद हिंद फौज की, तो निश्चित तौर पर नाम रास बिहारी बोस का रहेगा, और मोहन सिंह भी इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो भारत कि ब्रिटिश सेना के प्रतिनिधि थे और जापान के सामने आत्मसमर्पण उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए एक प्रकार से उन्हें दोबारा कमान सौंपना संभव नहीं था। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टॉपिक से, पूरे ओवरऑल टॉपिक की बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम वाले से। फिर गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर का पूना पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर पाकिस्तान की मांग, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, उसके बाद मोहम्मद इकबाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बात करेंगे हम यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या रही। उसके अलावा BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, तो रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के दौरान PM रहने वाले या PM जो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयास यही है कि तीनों पार्ट्स को आप देखते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, तृतीय चरण के 2 वीडियो मैंने बनाया, टॉपिक लंबा था। तो पूरे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, 3-4 वीडियो की जो सीरीज है, तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फैक्ट यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो इसी क्रम में वीडियो पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं मनोज पवार आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।